नमस्कार दोस्तों। आज के इस ऐतिहासिक विश्लेषण में हम कण्व वंश के उस सफर को आगे बढ़ाएंगे जिसे हमने पिछले भाग में शुरू किया था। हमने देखा था कि कैसे उन्होंने सत्ता हासिल की, लेकिन आज हम उनके राजकाज चलाने के तरीके और उस बेहद तेज पतन की बात करेंगे जो इतिहास के पन्नों में एक छोटी सी लेकिन बहुत ही अहम चिंगारी की तरह है। मतलब सोचिए, सत्ता तो मिल गई, लेकिन उसे लंबे समय तक मुट्ठी में क्यों नहीं रखा जा सका। चलिए पता करते हैं। तो आज का हमारा रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम कण्व प्रशासन व्यवस्था को देखेंगे, फिर उनकी धार्मिक स्थिति पर बात करेंगे, उसके बाद पतन के वो क्या कारण थे उन्हें समझेंगे, और अंत में एक क्विक रिवीजन। और हाँ, बिल्कुल आखिर में आपके लिए एक बहुत ही शानदार मेमोरी ट्रिक भी है, जिससे ये सारे फैक्ट्स हमेशा के लिए आपके दिमाग में छप जाएंगे। भाग 1, कण्व प्रशासन व्यवस्था, शुंग विरासत के उत्तराधिकारी। तो चलिए सीधा इस टॉपिक में उतरते हैं और देखते हैं कि उन्होंने अपना राजकाज आखिर कैसे संभाला। अब देखिए, प्रशासन के मामले में कण्व शासकों ने कोई पहिया दोबारा नहीं बनाया। उन्होंने बस पुरानी शुंग व्यवस्था की परंपराओं को ही अपना लिया। राजा बिल्कुल टॉप पर होता था और उसके नीचे अलग अलग अधिकारी अपना काम करते थे। लेकिन कैच यहाँ पर है, इनका जो पूरा साम्राज्य था ना, वो भौगोलिक रूप से बहुत ही सीमित था। कोई बहुत बड़ा फैला हुआ भूभाग नहीं था उनके पास, और इसी वजह से इनका जो प्रशासनिक ढांचा था वो भी काफी छोटा और सिमटा हुआ ही रहा। मतलब सिस्टम तो था, पर स्केल बहुत छोटा था। भाग 2, साम्राज्य की धार्मिक स्थिति, ब्राह्मण परंपरा। प्रशासन को समझने के बाद अब जरा उनके समाज और धार्मिक मान्यताओं की तरफ चलते हैं। अगर हम धर्म की बात करें तो ऐतिहासिक रूप से ये एकदम साफ है कि कण्व शासक ब्राह्मण परंपरा के बहुत ही कट्टर समर्थक थे। उनके समय में ब्राह्मणवादी विचारों को राज्य का पूरा पूरा सपोर्ट मिला हुआ था। भले ही उनका साम्राज्य छोटा था, लेकिन उनकी ये धार्मिक पहचान वो बहुत ही मजबूत और एकदम स्पष्ट थी। अब यहाँ आकर एक बहुत ही बड़ा सवाल दिमाग में आता है। एक ऐसा साम्राज्य जिसका प्रशासन भी सेट था, जिनकी अपनी एक एकदम क्लियर पहचान भी थी, वो ताश के पत्तों की तरह इतनी जल्दी कैसे बिखर गया? आखिर सत्ता उनके हाथों से इतनी जल्दी फिसल कैसे गई? भाग 3, पतन के मुख्य कारण, एक तेज गिरावट। अब इस हिस्से में जो सबसे दिलचस्प बात है वो है उन वजहों की पड़ताल जिसने इस राजवंश की नींव हिलाकर रख दी। सच कहूं तो कण्व वंश के पतन के पीछे 3 बहुत ही सॉलिड रीजन थे। पहला था उनकी सीमित भौगोलिक सीमा। जैसा हमने अभी बात की, उनका राज्य बहुत विशाल नहीं था, और कम जगह का सीधा मतलब है कम संसाधन और कम ताकत। दूसरा कारण था राजनीतिक शक्ति का कमजोर होना। समय के साथ साथ इनके राजाओं की सत्ता पर वो पकड़ नहीं रही, वो कमजोर पड़ते गए। और तीसरा, जो असल में आखिरी कील साबित हुआ, वो था नई शक्तियों का उदय। ठीक उसी वक्त दक्षिण में सिमुक के नेतृत्व में सातवाहन एकदम रॉकेट की तरह उभर रहे थे, और उन महत्वाकांक्षी सातवाहनों के सामने ये कमजोर पड़ते कण्व शासक बिल्कुल टिक नहीं पाए। भाग 4, त्वरित रिवीजन और तथ्य, अंतिम कालक्रम। चलिए अब थोड़ी स्पीड बढ़ाते हैं। इतिहास को पक्का करने के लिए कुछ एकदम टू द पॉइंट फैक्ट्स को फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। तो पूरी टाइमलाइन कुछ इस तरह है। कहानी शुरू होती है 73 ईसा पूर्व में, जब संस्थापक वसुदेव कण्व ने इसे स्थापित किया। फिर सत्ता आगे बढ़ी और आखिरी शासक सुशर्मन तक आई। और फिर आता है 28 ईसा पूर्व, जब उनके सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी सातवाहनों ने इस वंश का पूरी तरह से सफाया कर दिया। बस यहीं कण्व वंश का चैप्टर हमेशा के लिए क्लोज हो जाता है। अच्छा, अब बिल्कुल आराम से वो शानदार मेमोरी ट्रिक जिसका मैंने आपसे शुरुआत में वादा किया था, ये वो आसान सा फॉर्मूला है जो इस पूरी टाइमलाइन को अनलॉक कर देगा, और सच मानिए आप इसे कभी नहीं भूलेंगे। हमारा पहला नंबर है 73, यानी 73। ये वो साल है 73 ईसा पूर्व, जब कण्व वंश की स्थापना हुई थी। इसे एकदम लॉक कर लीजिए। इसके बाद आता है हमारा दूसरा नंबर 45। ये नंबर हमें बताता है कि उन्होंने कुल मिलाकर कितने सालों तक राज किया। सिर्फ 45 साल। इतिहास के हिसाब से देखा जाए तो पलक झपकने जितना समय। और आखिर में हमारा तीसरा नंबर है 28। ये 28 ईसा पूर्व का वो साल है जब इस राजवंश का नई शक्तियों के हाथों पूरी तरह से पतन हो गया। दी एंड। और ये बहुत ही शानदार तरीके से इस पूरी ट्रिक को दर्शाता है। 73, 45, 28। स्थापना, कुल शासन के साल और पतन।
बस इन 3 जादुई नंबरों को याद रखिए और पूरा का पूरा कालक्रम आपकी उंगलियों पर होगा। है ना बिल्कुल आसान? अब 28 ईसा पूर्व तक आते आते कण्व वंश तो इतिहास के पन्नों में गुम हो गया। लेकिन हम जानते हैं कि इतिहास कभी शून्यता में नहीं ठहरता, खाली जगह हमेशा भर जाती है। तो जाते जाते एक बड़ा सवाल छोड़कर जा रहा हूँ। कण्व वंश के हटने के बाद अब ये जो ताकतवर और महत्वाकांक्षी सातवाहन राजवंश आ रहा है, ये प्राचीन भारत को कैसे एक नया आकार देगा? उनका ये साम्राज्य विस्तार आखिर कैसा होने वाला है? इस दिलचस्प सवाल का जवाब हम अपने अगले ऐतिहासिक विश्लेषण में तलाशेंगे। तब तक के लिए आज की इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।